सभी हमारे साथियों का नमस्कार। जैसा कि हम कई बार अनुवाद पढ़ते हैं, तो अनुवाद की कड़ी के अंदर हम यदि देखते हैं तो सबसे बड़ी समस्या जो है, कई बार हमारे सामने क्या होता है, जैसे एक वन में, अब ये जो शब्द है, वन को हम जानते हैं कि वन को हम वनम कहते हैं, ये हमें पता है। और में को हम जानते हैं कि सप्तमी का एक वचन है, तो हम इसको वने कर देंगे, ऐसे, है ना। अब ये जो वने किया है, अब इस एक का क्या बना है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। आज हम इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि किसी भी संख्यावाचक जो शब्द होते हैं, उन संख्यावाचक शब्दों के साथ यदि हम वाक्यों का प्रयोग करें, हिंदी से संस्कृत में वाक्य बनाएं, तो किस प्रकार से उनका प्रयोग कर सकते हैं, इसी विषय में हम आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने एक वाक्य लिखा है, एक वन में शेर रहता है, ठीक है ना। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि रहता है, इसका मतलब ये कौन सा हो गया, ये प्रेजेंट टेंस हो गया, यानी लट लकार में इसके रूप चलेंगे। प्रेजेंट टेंस में होता है लट लकार। अब रहता है, कौन रहता है, शेर, तो शेर क्या हो गया, कर्ता। हमारे पास मालूम चल गया कर्ता, और कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। तो यहां पे हम पहले तो लिख देंगे कि सिंह एक ही रहता है, तो सिंह वसति। यहां तक तो हमने आ गया, हमें पता है, ये इतना सामने पहले पढ़ा था। हमारे अलग अलग वीडियोज हैं जो कि हिंदी अनुवाद से संबंधित है, 1 2 3 4 5 वीडियो हमारे बनाए हुए हैं, अनुवाद पे आधारित है ये। तो इन अनुवाद के अंदर ये तो हमने पढ़ लिया कि सिंह वसति यानी शेर रहता है, परंतु वन में, तो ये भी हमें मालूम है कि वने, वने सिंह वसति, वन में शेर रहता है, परंतु एक, अब ये जो एक शब्द आया है, इसको क्या लिखेंगे, तो इसका हम लिखेंगे एकस्मिन्, एकस्मिन् वने एकः सिंह वसति। एक वन में एक शेर रहता है। अब यह एकस्मिन् शब्द कहां से आया है, आप हमारे वीडियोस देखेंगे तो उसके अंदर क्या होता है कि 1 2 3 4, ये 4 डिजिट है। इन 4 डिजिट तक हमारे जो शब्द रूप हैं संख्या के, वो तीनों लिंगों में चलते हैं, वचनों में नहीं चलते। आप हमारे वीडियोस देखिए, 1 के अलग वीडियोस हैं, 2 के अलग है, 3 के अलग है, और 4 जो संख्या है उसके अलग अलग वीडियोस हैं। उनके अनुसार आप यदि देखेंगे तो ये सातों विभक्तियों में चलते हैं। उसी तरह से मैं आपको उदाहरण बताता हूं, जैसे एक लड़का पुस्तक पढ़ता है, एक लड़का पुस्तक पढ़ता है, ठीक है ना। अब ये जो शब्द है ये आ गया, तो एक लड़का, लड़के को हम कहते हैं बालकः। अब यहां पर एक लगाएं या एकम लगाएं, तो ये जो पुल्लिंग का एक है, तो यहां पर भी पुल्लिंग का एका लगाना है। एकः बालकः पुस्तकं पठति, एकः बालकः पुस्तकं पठति। और यदि यहां पे मैं लिख दूं कि एक बालिका या एक लड़की, हिंदी में लिखेंगे तो हम लिख देते हैं कि एक लड़की पुस्तक पढ़ती है, पुस्तक पढ़ती है। अब ये देखिए, यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है, दोनों डिजिट सेम है, परंतु यहां पे ये क्या है, स्त्रीलिंग का शब्द। ये जब स्त्रीलिंग का है तो इसके अनुसार ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा, और यहां पे क्या बन जाएगा, एका बालिका, एका बालिका पुस्तकं पठति, एका बालिका, एकः बालकः, एका बालिका, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में आपको इसके रूप अलग अलग चलाने हैं। उसी तरह से विभक्ति के अंदर देखिएगा, मैं आपको विभक्ति के अंदर करके दिखाता हूं। मान लीजिए एक पेड़ से पत्ता गिरा, गिरा इट मींस लंग लकार के अंदर आ गया, ये भूतकाल में चला गया, यानी पहले गिरा था, इस मतलब ये पास्ट टेंस में चला गया। तो एक पेड़ से, अब यहां पे देखिए पेड़ में कौन सी विभक्ति आएगी, वृक्षात, पंचमी विभक्ति है, तो इस वृक्षात पंचमी है, तो इसके अंदर भी आएगा एकस्मात्, एकस्मात् वृक्षात पत्रम पतति। यानी यदि ये जो है विशेषण विशेष्य की तरह रूप चलते हैं इसके,
एकस्मात् वृक्षात् पत्रम अपतत, लंग लकार में हो गया तो अपतत। एकस्मात् वृक्षात् पत्रम अपतत। उसी तरह से मान लीजिए, ये तो मैंने एक के बताए, दो छात्र खेलते हैं, ठीक है ना, दो छात्र खेलते हैं। अब ये दो छात्र, दो को संस्कृत में क्या कहते हैं? अब दो के भी रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, तो सबसे पहले ये देखना है कि छात्र किस लिंग का है, पुल्लिंग का है। तो दो के भी पुल्लिंग के रूप चलाने हैं, तो ये हो जाएगा द्वौ छात्रौ, द्वौ छात्रौ। अब ये दो छात्र है, इसलिए यहां पर भी खेलतः आएगा, खेलती नहीं आएगा, यहां पे क्या जाएगा, खेलतः आएगा। द्वौ छात्रौ खेलतः। उसी तरह से मान लीजिए तीन का लेते हैं हम, तीन पुरुष खेत में कार्य करते हैं, ठीक है ना। अब एक खेत है जिसके अंदर तीन पुरुष काम कर रहे हैं। पुरुष कौन से लिंग का हो गया? पुल्लिंग का हो गया। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? त्रयः पुरुषाः क्षेत्रे, खेत में, तो क्षेत्रे कार्यम। अब पुरुषा बहुवचन है, तो यहां पर भी बहुवचन हो जाएगा कुर्वन्ति, यहां पर भी क्या हो जाएगा? कुर्वन्ति। अब यदि तीन का ही हम स्त्रीलिंग का बनाते हैं, देखिए यदि हम इसको स्त्रीलिंग में चेंज कर देते हैं, ये तो पुल्लिंग का था, इसी को हम स्त्रीलिंग में कर देते हैं कि तीन महिलाएं भोजन पकाती है, तीन महिलाएं भोजन पकाती है। अब देखिए महिलाएं स्त्रीलिंग का है, तो तीन को भी स्त्रीलिंग का बनाना, तो यहां पे क्या हो जाएगा? तिस्रः। यहां पुल्लिंग का है, यहां पे स्त्रीलिंग का है। यही सबसे बड़ा फर्क है, ये विशेषण विशेष्य की तरह काम करते हैं। तो तिस्रः, महिला को महिलाएं बोलते हैं, तिस्रः महिलाः भोजनम पचति, पकाती है यानी पचति। अब भोजनम किसको पकाती है? भोजन को। कौन पकाती है? महिलाएं। तो भोजनम पचन्ति। तिस्रः महिलाः भोजनम पचन्ति। तो तीन का ये इस प्रकार से अलग अलग रूप चलते हैं। उसी तरह से मान लीजिए मैंने कह दिया कि कोई लड़का है, तुम पेन यानी कलम, ये देखिए पेन का जो है, मैं इंग्लिश का शब्द लिख देता हूं यहां पे, पेन यानी कलम, ठीक है ना, पेन से लिखते हो, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसको तुम को क्या कहते हैं? तुम, ये हमें मालूम है, सॉरी यहां पे हम लिख देते हैं एक, तुम एक पेन से लिखते हो। तो अब इस एक जो लिखा है, अब यहां पे क्या है? साधन है, उसका क्या है? ये साधन है। तो एकेन कलमेन, एकेन कलमेन लिखति, लिखसी, एकेन कलमेन लिखसी। तुम एकेन कलमेन लिखसी, यानी कलमेन के अंदर आया है तो विशेषण, ये विशेष्य है, तो विशेष्य में जो विभक्ति और वचन होता है वही का वही विशेषण होता है। तो एकेन कलमेन लिखसी। उसी तरह से मान लीजिए कोई है, एक आंख से काना है, अंग विकार है उसके अंदर, ठीक है ना, मान लीजिए उसके आंख में प्रॉब्लम है, अंग विकार है उसके, तो हम मान लीजिए कहते हैं बालक एक आंख से काना है, ठीक है ना, अंधा नहीं हो सकता, अंधा तो दोनों आंखों से होता है, एक आंख से काना हो सकता है। तो बालकः, काना कौन है? बालक है, तो बालकः आंख से, आंख से वो क्या बोलते हैं? नेत्रेण, क्योंकि यहाँ पे कौन सी विभक्ति हो गई? अंग विकार में तृतीय विभक्ति हो गई, तो यहाँ पे तृतीय है, तो यहाँ पर भी तृतीय हो जाएगी। एकेन नेत्रेण काणः, ये जो है
ये चीजें हमें बहुत बड़ी समस्या करती हैं और हम कई बार अनुवाद करते समय इनके अंदर हम समस्या में आ जाते हैं कि हम इसको कैसे शॉर्ट आउट करें। तो इसलिए हमें इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसी तरह से मान लीजिए वह 4 ट्यूबलाइट लाता है। ट्यूबलाइट आप सब जानते हैं, घर के अंदर सभी के हैं। ये ऐसा नहीं है कि ट्यूबलाइट किसी घर में नहीं मिलती है, सभी के घर में ट्यूबलाइट है। वह लाता है, वह को क्या कहते हैं? सह। अब देखिए यहां पर ये क्या है? ये सर्वनाम शब्द है। इसका कैसे मालूम चलेगा ये पुल्लिंग का स्त्रीलिंग का है? इसका जानकारी लेने के लिए हमें क्रिया पे ध्यान देना पड़ता है। लाती है तो स्त्रीलिंग हो गया, लाता है तो पुल्लिंग का हो गया। ये ध्यान रखना है। यदि लाती है तो यहां पे आएगा सा, और यदि लाता है तो आएगा सह। यह विशेष रूप से ध्यान देना है सर्वनाम शब्दों के अंदर। तो सह, ट्यूबलाइट को हम कहते हैं दंडदीपः। 4 है इसलिए दंडदीपः, ठीक है ना। अब 4 को क्या कहेंगे? चत्वारः। ये भी अलग अलग रूप चलते हैं। सह चत्वारः दंडदीपा आनयति। सह चत्वारः दंडदीपः आनयति। अब मान लीजिए इसी को मैं स्त्रीलिंग का बनाता हूं। वह 4 माला लाती है। अब यहां देखिए, यहां पे मैंने स्त्रीलिंग का बना दिया लाती है, तो यहां पे क्या जाएगा? सा चतस्रः। ये अंतर दोनों में, दोनों पे ध्यान देना है। चत्वारः पुल्लिंग, चतस्रः स्त्रीलिंग। चतस्रः मालाः आनयति। सा चतस्रः मालाः आनयति। इस प्रकार से हम अनुवाद करते हैं, जो कि संख्या से संबंधित ये चीजें हैं। तो आप हमारे वीडियोस को देखिए, आगे भी आपको विशेषण विशेष से संबंधित और भी वीडियोस मिलेंगे। तो हमारे 1, 2, 3 और 4 की शब्दरूप हमारे YouTube चैनल पर है। इसको आप अच्छे से देखिए और उसको पढ़ने के बाद में, उनको याद करने के बाद में आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। परंतु उनके साथ साथ आपको पुल्लिंग में अकारांत और आकारांत के शब्दरूप भी याद करने होंगे। ये दोनों चीजें आप याद कर लोगे तो ये आपका अनुवाद जो है, संख्यावाचक शब्दों के साथ में जो अनुवाद है, वो बहुत ही आसानी से हो सकता है। थैंक यू। अगले वीडियो के लिए आपको फिर एक अच्छे से विषय पर आपको हम एक टॉपिक के ऊपर लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।